मेरा नाम नुपुर है। उम्र 26 और मैं कानपुर में रहती हूँ। जो कुछ भी मैं तुम्हें आगे बताने जा रही हूँ वो भी इसी साल जुलाई 2025 में मेरे साथ हुआ है। शुरुआत करने से पहले मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसी कमरे में मुझे देख रहा है। अगर मेरे साथ मेरी प्यारी डॉगी टॉफ़ी ना होती तो शायद मैं इस वक्त यहाँ ये सब बताना मेरे लिए संभव नहीं था। फरवरी में कानपुर के केशव नगर में एक छोटा सा घर मैंने किराए पर लिया था। यहाँ आकर पहली बार जिंदगी की असली आज़ादी महसूस हुई। बहुत खुश थी मैं। बचपन में ही पापा कैंसर की वजह से हमें छोड़कर चले गए थे। मम्मी ने कठिनाइयों में बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया। उन्हें अकेला छोड़कर रहने में मुझे बहुत अफसोस था, पर उम्र के हिसाब से खुद के पैरों पर खड़ा होना भी ज़रूरी था। सारा कुछ नॉर्मल था जब तक जुलाई का पहला हफ्ता नहीं शुरू हुआ। वो तारीख मेरी ज़िंदगी का ट्रेलर थी। मुझे कहाँ पता था पहला दिन मंगलवार था, 1 जुलाई। आम सा दिन था वो, कुछ खास नहीं। उस रात करीब 11:40 पर मैं बेड पर लेटी एक नावल पढ़ रही थी। कमरे की दूसरी तरफ टॉफ़ी खर्राटे ले रही थी। पढ़ते पढ़ते अचानक ध्यान आया मोबाइल पे अलार्म चेक कर लूं, पर नोटिफिकेशन देखा तो मन थोड़ा बेचैन हो गया। डोरबेल कैमरा, न्यू मोशन डिटेक्टेड। मेरे घर एक डोरबेल कैमरा लगा है, जिसे बजाने या कोई भी हलचल होने पर फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। ज़्यादातर पड़ोसी या अमेज़ॉन वाले आते जाते रहते हैं, पर इस टाइम कौन होगा भला। वीडियो शुरुआती 15 सेकंड तो खाली दिखा। बस सामने दूर सड़क के किनारे लैंप पोस्ट के पीछे कुछ परछाई सी लगी। हवा नहीं, कोई हरकत नहीं, शायद कोई बस वहाँ खड़ा था। अजीब लगा, पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने। अगला दिन बुधवार, फिर वही नोटिफिकेशन। इस बार सफ़ेद कुर्ते पजामे में वही इंसान लैंप पोस्ट से कुछ दूर खड़ा था। वह बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई पुतला हो। एक तरह से लग ही नहीं रहा था कि सही इंसान हो सकता है। अब बेचैनी बढ़ चुकी थी। मेरा दिल तो जैसे धौंकनी बन गया था। वो बहुत तेजी से धड़कने लगा। वीडियो फिर गायब हो गया, जैसे किसी ने डिलीट कर दिया हो। मुझे लगा शायद ऐप की कोई गड़बड़ हो गई होगी। पता नहीं क्यों अब दिन ढलने से डर लगने लगा था। गुरुवार की रात नींद कई बार टूटी। हर बार उठकर मोबाइल निहारा, पर आज कोई नोटिफिकेशन नहीं। किसी तरह सुबह हुई। ये सोचकर राहत मिली कि शायद बुरा सपना ही था, लेकिन नहीं। जब मैंने कैमरे फुटेज चेक की तो ये देख मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। बुधवार की अपेक्षा आदमी और करीब आ चुका था। अब वो मेरे घर की तरफ सड़क के बीचों बीच खड़ा नजर आ रहा था। मेरा शरीर भारी हो गया, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैं नहीं जानती कि क्या करूं। बिस्तर में वापस बैठी रही। पैर ठंडे पड़ गए थे। मैंने ऑफिस में कॉल कर कह दिया मैं बीमार हूं। मेरी बॉस अच्छी हैं, मुझे तुरंत छुट्टी मिल गई। पूरे दिन खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की मैंने, पर टॉफ़ी भी पता नहीं क्यों आज चिपकी हुई थी मेरे पास। मेरी बेचैनी वो अच्छे से महसूस कर रही थी। दिन बीता, रात फिर आ गई। नींद नहीं आ रही थी। किताबें पढ़कर खुद को बहलाया। अगले दिन शुक्रवार, नींद खुलते ही मन हुआ आज वीडियो ना देखूं, लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। आखिर मोबाइल खोल ही लिया। सांस रोककर वीडियो प्ले किया। आज उस इंसान का शरीर पहले से ज़्यादा साफ नज़र आ रहा था और
अब वो मेरे घर के सामने रोड किनारे खड़ा था। दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि आज शर्ट उसने पहन रखी थी। वो शर्ट मेरी पहचान की थी। नाइकी 1978 2008 एवरलॉन्ग। ये वही स्पेशल टी शर्ट थी जिसमें मेरे पापा को क्रीमेट किया गया था। मेरी मम्मी ने अंत समय में इसे बनवाया था। पापा फू फाइटर्स के दीवाने थे ना, ये उनकी यादगार थी। एक ही कॉपी थी इस शर्ट की। मैं खुद से झगड़ने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? मेरे सीने में दर्द होने लगा। यह कोई भद्दा मजाक है या विकृत सच? एक बार फिर ऐप बंद करके खोला मैंने। सोचा कोई ग्लिच होगा, पर आज का फुटेज गायब हो चुका था। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं जोर से रो दी। इतने सालों बाद पापा का यूं मेरे सामने आना दिमाग नहीं संभाल पा रहा था। वो चेहरा तो नहीं दिखा, पर कद, शरीर, चाल बिल्कुल वही थी। भीतर की ओर गहरा सुनापन फैल गया। कानपुर के इस घर में आज अकेली महसूस कर रही हूँ। टॉफी बेचैन सी मेरी गोदी में बैठी है और मेरा पल्स तेज चल रहा है। 4 रातें रोज 10 फीट बढ़ रहा है। वो गणित गलत नहीं है। मैं ये लिख रही हूँ या रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, और बाहर फिर से अंधेरा फैल रहा है। मुझे पता है कल वो मेरे लिविंग रूम में होगा। पापा हो या कोई और ताकत अब मेरे दरवाजे तक आ चुका है। मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ये सच ना हो, पर अब लगता है सच झूठ जैसा हर दायरा धुंधला पड़ चुका है। कोई प्लीज मुझे बता दे, मेरी इस कहानी का अंत क्या होगा? अगली घटना। मेरा नाम अंकित है। मैं भोपाल में रहता हूँ और इस वक्त मेरी उम्र 34 साल है। आज साल 2023 है जब से मेरी लाइफ उल्टी पुल्टी होने लगी है। अभी तक यकीन नहीं बैठ रहा कि मैं कितना फंस चुका हूँ। एक सेकंड, पहले तुम मेरी थोड़ी सी बैक स्टोरी समझ लो, वरना तुम मुझे पागल समझोगे। मेरी स्कूलिंग के टाइम पर ही मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उस घटना के बाद जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि मैंने भोपाल के अपने घर को छोड़कर ग्वालियर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ मेरी मुलाकात विवेक से हुई, जो मेरा हॉस्टल मेट था। कैंपस लाइफ से लेकर शहर के गोलगप्पे तक विवेक मेरी अजीज यारी का जरिया बन गया था। अरे एक बात और, विवेक ने एक शाम चाय पीते पीते अपनी जेब से 800 रुपए निकाल दिखाए और बोला, भैया ये तो बस शुरुआत है। मैं एक साइकोलॉजी रिसर्च के ट्रायल का हिस्सा बन रहा हूँ। पैसों के साथ साथ प्रोफेसर का बढ़िया रिकमेंडेशन लेटर भी मिलेगा जो मेरी नौकरी लगने में मदद करेगा। सच्ची मुझे भी करवा देना यार, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। पॉकेट मनी तो खत्म ही थी, ऊपर से विवेक ने यह भी बता दिया कि मेरी क्रश रिया भी उस ट्रायल में हिस्सा ले रही थी। फिर तो तुम समझ ही गए होंगे मेरी हालत। बस दिमाग ने रिया का नाम सुना और कुछ नहीं सोचा। ट्रायल असल में ऐसा कुछ खास नहीं था। हर हफ्ते 2-3 घंटे बस कुर्सी पर बैठे एक काउंसलर के सवालों के जवाब देने थे। सवाल भी अजीब से थे कि किसी गलत का काम को देखकर तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है, या अच्छे बुरे का फैसला कैसे करते हो। यह सब जानकर उन्हें हमारी मोरालिटी या दिमाग का निर्णय लेने की प्रक्रिया पर रिसर्च करनी थी। कोई दवाई और इंजेक्शन भी नहीं था। बस बातचीत हुई, पैसे मिल गए और कॉलेज की गपशप बढ़ गई। वैसे असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। वहीं मैंने रिया का दिल जीता और कॉलेज खत्म होते होते मैंने मेहनत से काम ढूंढकर उसके लिए एक गोल्ड की रिंग और एक महंगा लहंगा खरीद लिया। 9 साल बीत गए और हमारी शादी भी हो गई। इसके बाद सब नॉर्मल रहा, जब तक 3 हफ्ते पहले
ये हादसा नहीं हुआ। मई की दूसरी आखिरी शुक्रवार की शाम ऑफिस से घर लौट रहा था जब एक चौराहे पर अचानक मेरी कार को रोड क्रॉस करती हुई गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। मेरी कार एक तरफ लुढ़की और मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया। सिर और गर्दन झन्ना गए, लेकिन मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। लेकिन समस्या ये थी कि जिस बंदे ने टक्कर मारी उसे एम्बुलेंस वालों ने स्ट्रेचर पर ले जाते हुए बॉडी बैग में पैक किया। वह दृश्य आज भी आंखों के सामने है। खून से सना चेहरा, टूटा हुआ कांच और जमा भीड़ की घबराई हुई फुसफुसाहट। 3 हफ्ते बाद जून की दूसरी शुक्रवार मैं घर लौट रहा था। बीमा वालों ने एक पुरानी गाड़ी दी थी जब तक मेरी गाड़ी ठीक ना हो जाए। उसी चौराहे पर मेरी धड़कन बेहिसाब बढ़ गई क्योंकि दूर से वही पुरानी कार आती हुई दिखी जिसने पिछले महीने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या मैं पागल हो रहा था? पर वो कार सचमुच में वही थी। रेडियो में अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुम्हें इस बार दूसरा फैसला लेने का मौका मिला है। मेरा दिमाग रेडियो का आदेश सुनता रहा और शायद डर ने मेरी नसें जकड़ ली। मैंने तेजी से ब्रेक मार दी। कार तेजी से निकल गई। जाते जाते उसकी नजरें मेरी आंखों से मिली। यह वही चेहरा था, उसी कार में वही शख्स। दिल की धड़कनें मानो थम सी गईं। ये घटना मैंने रिया को बताना जरूरी नहीं समझा, पर मेरे मन में छुपे डर को शायद शक्ल मिल रही थी। इसके बाद एक और अजीब दिक्कत ने घेर लिया। मेरे एक दांत में भयानक दर्द था जो कार एक्सीडेंट के बाद से ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। आज सुबह मैंने तय किया कि कुछ तो करना होगा। बाथरूम की शीशे में मुंह खोलकर जांच शुरू की। अचानक दांत को रिंधते वक्त हल्की सी चीज मेरी जुबान पर गिरी। निकाला तो देखा एक पिन जैसी चीज थी, छोटी सी, बारीक, और उसके बेस पर लिखा था NOS। आई कंफ्यूजन में नेट सर्च करने पर लगा, वहां एक वेबसाइट पर लिखा मिला NOS दांत इम्प्लांट निरोग विसर्जन स्टडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे एक पेपर कटिंग थी। 2009 में एक कंट्रोवर्शियल ट्रायल बंद कर दिया गया था, मगर बिना प्रतिभागियों की सहमति के चलता रहा वो। दिमाग में बिजली सी जल उठी। मेरे हाथ पसीने से ठंडे हो गए। मैंने जल्दी से प्रिंट दी, लेकिन प्रिंटर से सिर्फ कागज के ऊपर वाली हेडलाइन निकली। वेबसाइट गायब हो गई थी। सर्च हिस्ट्री खाली हो गई। मेरा अब तक का पाया सारा सबूत वो धुंध सा बन गया, मानो वो अचानक हवा में कहीं गायब हो गया हो। डरा सहमा पीछे मुड़ा तो दरवाजे पर रिया खड़ी थी। अंकित, तुमने पिन निकाल दी ना? अर्थहीन आवाज, पत्थर सी सख्त आंखें, जो मेरी रिया कभी नहीं हो सकती। वो रिया जो छोटी छोटी बात पर हंसती थी, अब एक रोबोट सी नजर आ रही थी। तभी 2 बड़े काले कोट पहने आदमी कमरे में घुसे, मेरी बांह पकड़ी, जांघ पर सुई से इंजेक्शन घुसा दिया। मेरी चेतना डूबने लगी और आंख ठीक से नहीं खुली। होश आया तो रिया गायब थी। हमारी शादी की हर निशानी मिटा दी गई। मोबाइल में ना तो कोई तस्वीर, ना कोई मैसेज, जैसे रिया कभी रही ही नहीं। इस घर में 9 साल बिताए थे हमने, पर अब ये बिल्कुल पराया लग रहा था। आज उस ट्रायल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ये कैसी दुनिया बन गई है मेरी। मेरे पास बस एक ही पछतावा है, कभी वो पिन नहीं निकलता तो शायद आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। ओके दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियाँ। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।